आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। भारत में सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली और प्रश्न पत्र लीक का बढ़ता संकट और उसमें सुधारों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन। भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली वर्तमान में एक अभूतपूर्व विश्वसनीयता और संस्थागत संकट के दौर से गुजर रही है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने, परीक्षाओं के ऐन वक्त पर रद्द होने और न्यायालय के हस्तक्षेप की घटनाओं ने इस संपूर्ण प्रणाली के संरचनात्मक कमजोरियों का निर्बाध रूप से उजागर किया है। यह शोध रिपोर्ट विशेष रूप से महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2026, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 और भारत में पेपर लीक के ऐतिहासिक संदर्भ जैसे मध्य प्रदेश और व्यामा घोटाला और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का गहन और विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट शिक्षा माफिया की कार्यप्रणाली, सरकारी तंत्र की बारंबार विफलता के अंतर्निहित समाजशास्त्रीय एवं प्रशासनिक कारणों और इन संगठित अपराधों को रोकने के लिए प्रस्तावित विधायी एवं संस्थागत सुधारों का एक सर्वांगीण मूल्यांकन करती है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा 28 जून 2026 को पूरे महाराष्ट्र राज्य में शिक्षक पात्रता TET 2026 का आयोजन निर्धारित किया गया था। इस परीक्षा का पैमाना अत्यंत विशाल था, जिसके लिए राज्य भर में लगभग 1000 से 1728 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे और लगभग 4 से 6 लाख के अंतर्गत उम्मीदवारों ने इसमें शामिल होने की संभावना बताई गई। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसी परीक्षाओं के आयोजन में लगभग 3 सप्ताह की जटिल प्रक्रिया लगती है। NEET 2026 परीक्षा में हुई व्यापक गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने सुरक्षा के अतिरिक्त और कड़े इंतजाम करने का दावा किया था। हालांकि परीक्षा में से ठीक एक दिन पहले 27 जून 2026 को ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में प्रश्न पत्र लीक होने की घटना सामने आने के बाद परीक्षा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। महाराष्ट्र पुलिस और उसकी खुफिया शाखा को 27 जून की सुबह लगभग 4 बजे एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली से आकर भिवंडी के गांव इलाके में एक होटल में TET परीक्षा का प्रश्न पत्र भेजने का प्रयास कर रहे हैं और प्रश्न पत्रों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और सौदे के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीव शाह, जो बिहार से, और आकाश कुमार बिहार से, धीरज कुमार हरियाणा के रूप में उनकी पहचान हुई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इन आरोपियों के पास से TET प्रश्न पत्र की 4 सेट, कई मोबाइल फ़ोन, क्रेडिट व डेबिट कार्ड और भारी मात्रा में नकदी बरामद की। बरामद किए गए प्रश्न पत्रों की सत्यता जांचने के लिए जब महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर प्रिया शिंदे और अन्य अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया तो इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो गई कि जब्त किए गए प्रश्न पत्र असल परीक्षा के मूल प्रश्न पत्रों से पूरी तरह मेल खाते थे। प्रारंभिक जांच में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी इन प्रश्न पत्रों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए के भारी भरकम सौदे में बेचने की योजना बना रहे थे। इन आरोपियों के व्यक्तिगत उद्देश्य भी जांच के दायरे में आए। उदाहरण के लिए एक आरोपी ने दूसरे को केंद्रीय विद्यालय में नौकरी दिलाने के लिए पैसे दिए, जबकि एक अन्य आरोपी पहले TET परीक्षा दे चुका था लेकिन उसमें असफल रहा। इस घटनाक्रम के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से की गई सघन पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि यह पूरी कार्यप्रणाली एक सुनियोजित अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का हिस्सा थी, जिसका संचालन बिहार के समस्तीपुर निवासी ब्रिजेंद्र गुप्ता द्वारा किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार ब्रिजेंद्र गुप्ता कोई नया अपराधी नहीं है। वह पिछले 25 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। अक्सर कानून की पकड़ से बचने के लिए भूमिगत हो जाता है।
विजेंद्र गुप्ता का आपराधिक इतिहास अत्यंत व्यापक है। इससे पूर्व उसका नाम 2023 की ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लीक प्रकरणों में भी प्रमुखता से सामने आ चुका है। वर्ष 2024 में एक मीडिया स्टंट ऑपरेशन के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने यह चौंकाने वाला दावा किया कि संजीव मुखिया कभी नहीं पकड़ा जाएगा। उसका नेटवर्क 200 से 300 करोड़ रुपए तक का राजस्व उत्पन्न करता है। उसी स्टंट ऑपरेशन में गुप्ता का यह कथन कि हम जेल जाएंगे, बेल मिलेगी, खेल चलता रहेगा, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की उस विफलता को रेखांकित करता है जिसमें निवारक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया है। पुलिस की कई टीमें विजेंद्र गुप्ता और एक अन्य वांछित आरोपी कपिल दहिया की तलाश में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के सघन छापेमारी कर रही है। लीक के स्रोत का सटीक पता लगाने के लिए जांचकर्ता शिक्षा विभाग की मदद से प्रश्न पत्रों में छपे यूनिक QR कोड का तकनीकी विश्लेषण भी कर रही है। परीक्षा के स्थगन से राज्यों के लाखों उम्मीदवारों में भारी निराशा और आक्रोश फैल गया, जो महीनों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा परिषद की उपायुक्त प्रिया शिंदे ने स्पष्ट किया, उम्मीदवारों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दोबारा पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा और नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। इस घटना ने राजनीतिक बयानबाजी को और भी तीव्र कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे परीक्षा प्रणाली की एक और बड़ी विफलता करार दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमोल मोतिले ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अब जनप्रतिनिधियों को तोड़ने के साथ साथ पेपर लीक के लिए भी पहचानी जाने लगी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सरकार की निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए। इस राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में यह स्पष्ट होता है कि पेपर लीक अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि शासन की साख से जुड़ा एक ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। भारत में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित नीट देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षा है। वर्ष 2026 में 3 मई को आयोजित इस परीक्षा में लगभग 2.27 से 2.4 मिलियन उम्मीदवारों ने देश भर में MBBS की सीटों के लिए भाग लिया, जबकि परीक्षा के तुरंत बाद ही इस प्रक्रिया की शुद्धता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जब ये बात सामने आई कि परीक्षा के प्रश्न पत्र पूर्व निर्धारित समय से पहले ही व्यावसायिक कोचिंग सेंटरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लीक हो चुके हैं। परीक्षा संपन्न होने के कुछ घंटों बाद राजस्थान के सीकर और अन्य कोचिंग हब में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर एक PDF प्रारूप में गैस पेपर या प्रश्न बैंक व्यापक रूप से प्रसारित होने लगा। सीकर के एक रसायन विज्ञान शिक्षक शशिकांत सुथार ने इस घोटाले पर सबसे बड़ा पर्दाफाश किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को, NTA और CBI को इस तथ्य से अवगत कराया कि सोशल मीडिया पर परीक्षा से एक दिन पूर्व वायरल हुए PDF के प्रश्न वास्तविक प्रश्न पत्र से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते थे। सुथार के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार जीव विज्ञान खंड के 90 में से 90 प्रश्न और एक अन्य खंड के 45 में से 45 प्रश्न वास्तविक परीक्षा के प्रश्नों के हूबहू समान थे। इस अकाट्य प्रमाण और देश भर में छात्रों द्वारा किए गए अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों के बाद 12 मई 2026 को NTA के आधिकारिक तौर पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया। NTA ने छात्रों के हितों की रक्षा और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने का हवाला देते हुए 21 जून 2026 को परीक्षा पुनः आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें छात्रों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ा था। इस व्यापक घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपी गई थी, जिसके निष्कर्षों ने समूची परीक्षा प्रणाली की आंतरिक सुरक्षा,
पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई जांच में ये तथ्य उभर कर सामने आया कि यह घोटाला केवल बाहरी हैकर्स या कोचिंग माफियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परीक्षा प्रणाली के भीतर बैठे विशेषज्ञों और विभिन्न पेशेवरों की गहरी मिलीभगत थी। जांच एजेंसी ने 16 मई 2026 को पुणे की एक वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान और शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंथाले को इस मामले की मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया है। मंथाले कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने स्वयं एनटीए द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई के अनुसार मंथाले के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र के प्रश्न पत्रों की निर्बाध और पूर्ण पहुँच थी। उन्होंने अपने एक सहयोगी मनीषा वागधारे और खुद को प्रमाणित शैक्षिक सलाहकार बताती हैं के माध्यम से संभावित नीट उम्मीदवारों से संपर्क साधा। मंथाले ने अपने आवास पर इन चयनित छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की और उन्हें वे प्रश्न रटवाए जो सीधे तौर पर 3 मई की वास्तविक परीक्षा में पूछे जाने वाले थे। मनीषा वागधारे ने अदालत में अपनी जमानत याचिका में ये तर्क देने का प्रयास किया कि उनके खाते में लगभग 3.5 लाख रुपए की संदिग्ध राशि पैतृक संपत्ति से प्राप्त हुई थी, लेकिन सीबीआई ने कई छात्रों के बयानों का हवाला देते हुए इसे नए सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें छात्रों ने वागधारे को पैसे देने की बात स्वीकार की। इसकी परिणामस्वरूप अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस रैकेट में अहमदाबाद के एक आयुर्वेद चिकित्सक धनंजय लोखंडे भी शामिल थे। सीबीआई के अनुसार वाघमारे ने रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान के प्रश्न लोखंडे को सौंपे थे। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक शब्दों को सुना